नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के इस प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हैं उपन्यास के अगले वीडियो के क्रम में। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे उपन्यास लज्जाराम मेहता जिनके लगभग 5 उपन्यास हम लोग देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्रम में हम लोग देखेंगे किशोरी लाल गोस्वामी को। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी का जन्म 1865 ईस्वी में होता है, मृत्यु लगभग 1932 ईस्वी में। विशेष तथ्य के बारे में बात कर ले तो प्रेमचंद पूर्व युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यासकार। प्रेमचंद से पहले अगर कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण लेखक हुआ उपन्यास लिखने के आधार पर, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी हैं। बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, ऐतिहासिक, सामाजिक और तिलस्मी अय्यारी, इस प्रकार के ये उपन्यास लिखे हैं। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा उपन्यास इन्होंने ऐतिहासिक लिखे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। हिंदी में देखा जाए तो ऐतिहासिक उपन्यास के जनक माने जाते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास के जनक, ये जनक हैं किसकी? ऐतिहासिक उपन्यास के। इनसे पहले कोई ऐतिहासिक उपन्यास नहीं लिखे गए थे। आगे बढ़ते हैं। ये निम्बार्क संप्रदाय, कौन से संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हैं, उसके अनुयायी थे। निम्बार्क संप्रदाय को ये मानने वाले थे। इनके विचार जो है सनातन हिंदू धर्म के अनुकूल है। इनका जो विचार है वो सनातन हिंदू धर्म के अनुकूल है। आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी के प्रायः सभी उपन्यास स्त्री प्रधान हैं। आप लोगों से यहाँ पर एक प्रश्न रखा जाता है कि किस लेखक के उपन्यास स्त्री प्रधान है किशोरीलाल गोस्वामी को छोड़कर। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी को छोड़ करके प्रेमचंदोत्तर युग में देख लीजिए किस उपन्यासकार के सभी उपन्यास, लगभग सभी उपन्यास स्त्री प्रधान हैं। तो गोस्वामी जी के प्राय सभी उपन्यास स्त्री प्रधान हैं और उनमें प्रेम के विविध रूपों का चित्रण मिलता है। उसमें देखा जाए तो प्रेम का ही चित्रण, लेकिन विविध रूपों का चित्रण है। प्रेम के अलग अलग रूपों का चित्रण यहाँ पर मिलता है। उन्होंने उपन्यास के प्रचार प्रसार करने के लिए, उन्होंने अपने उपन्यास का प्रचार प्रसार करने के लिए उपन्यास नामक एक पत्रिका निकाली थी। तो किशोरीलाल गोस्वामी जो है एक पत्रिका निकालते थे, प्रकाशित होती थी उनके उपन्यास, उसमें प्रकाशित होते थे। उपन्यास का, उस पत्रिका का नाम है उपन्यास। तो याद रखेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे गोपाल राम गहमरी, ये भी जो है अपने उपन्यासों को प्रकाशन हेतु पत्रिका निकालते थे। ठीक है, आगे उनसे मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इनके उपन्यासों के संबंध में बच्चन सिंह का एक कथन है। क्या कथन है? कि हिंदी उपन्यास की परंपरा में ये नदी के द्वीप है। अब सुनिए, बच्चन सिंह जो है किशोरीलाल गोस्वामी को कहते हैं कि ये हिंदी उपन्यासों की परंपरा में ये नदी के द्वीप हैं।
इनके जो उपन्यास है वो उपन्यास क्या है, नदी के द्वीप हैं। किसने कह दिया, बचन सिंह। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है कि हिंदी उपन्यासों की परंपरा में ये नदी के द्वीप हैं। ये कथन किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के बारे में किसने कहा है, बचन सिंह ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सब मिलाकर लगभग 65 उपन्यास लिखे। किशोरीलाल गोस्वामी लगभग कितने उपन्यास लिखे हैं, 65 उपन्यास लिखे हैं। पहले उपन्यास की ओर हम बढ़ते हैं, प्रणयिनी परिणय। यह इनका उपन्यास 1880 ईस्वी में आता है। 1880 में पहला उपन्यास। दूसरा उपन्यास इनका मिलता है त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी। त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी ये उपन्यास इनका आता है। ये आता है 1890 में। ये उपन्यास कब आता है, 1890 में। अब आगे बढ़ें। इस उपन्यास में त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी उपन्यास में मनोहर दास नामक एक युवक है। मनोहर दास नामक एक धर्मात्मा व्यक्ति, धर्म को मानने वाला धर्मात्मा व्यक्ति, इसी की कहानी है। मनोहर दास नौका डूबने की दुर्घटना के कारण अपनी गुणवती पत्नी त्रिवेणी से बिछड़ जाता है। मनोहर दास नौका पे सवार थे अपने पत्नी के साथ, और नौका जो है डूब जाती है। और उस दुर्घटना में जो है मनोहर दास अपनी पत्नी का नाम त्रिवेणी है, त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी है ना, तो त्रिवेणी उनकी पत्नी का नाम है। तो त्रिवेणी से वो बिछड़ जाते हैं, और बिछड़ जाते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। शोक संतप्त होकर वह सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगते हैं, और उसके बाद वो उसी दुख में वो दुखित हो जाते हैं, और उसके दुख में, विरह में वो धीरे धीरे सन्यासी जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। 3 वर्ष बाद त्रिवेणी के तट पर, 3 वर्ष बाद उसी त्रिवेणी के तट पर कुंभ के मेले के अवसर पर वह अपनी पत्नी और ससुर को पुनः क्या कर लेता है, प्राप्त करता है। वही त्रिवेणी नदी के तट पर पहुंचते हैं, और वहां पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी और उनके ससुर जो है वो मिल जाते हैं, और फिर उनका जीवन फिर सुखमय हो जाता है। उसके बाद उनका जीवन क्या हो जाता है, फिर सुखमय हो जाता है। ये स्टोरी त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं और इनके जो प्रमुख उपन्यास है वो देखते हैं। लवंगलता 1890 में आता है। लवंगलता 1890 में। लावण्यमयी यह उपन्यास 1891 में आया है। डेट आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लवंगलता, लावण्यमयी। इनका एक उपन्यास है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। ये उपन्यास 1890 में हिंदुस्तान पत्रिका में एक धारावाहिक सीरियल के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदुस्तान पत्रिका में, किस पत्रिका में, हिंदुस्तान पत्रिका में। किस रूप में प्रकाशित हुआ, तो एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ, सीरियल के रूप में प्रकाशित हुआ। और पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन 1904 में हुआ। बाद में 1904 में इसको जो है पुस्तक का रूप दे दिया गया, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है, और किशोरीलाल गोस्वामी का यही उपन्यास है जो हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यास है। हिंदी का कैसा उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है, प्रथम ऐतिहासिक। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। अब आगे देखते हैं लीलावती व आदर्श सती। लीलावती व आदर्श सती। यह उपन्यास
1901 ईस्वी में आता है। इसमें इसमें जो है लीलावती और कलावती नाम की दो स्त्रियां हैं। लीलावती व कलावती नाम की दो स्त्रियां हैं, उन्हीं की कहानी है। लीलावती सती साध्वी स्त्री है। लीलावती कैसी स्त्री है? सती साध्वी स्त्री है और ललित किशोर से प्रेम करती है। लीलावती सती साध्वी स्त्री है और ललित किशोर से प्रेम भी करती है। लीलावती की दूर की बहन कलावती, लीलावती की दूर की बहन जो है वो कलावती है। वो नव्य जीवन की चमक दमक से प्रभावित है। वो नव्य जीवन की चमक दमक से क्या है? प्रभावित है। और प्रभावित होने के कारण वह एक लंपट व्यक्ति है जिसका नाम है बालकृष्ण। लंपट बालकृष्ण से वो क्या हो जाती है? उसी के साथ वो भाग जाती है। ठीक है, लंपट बालकृष्ण के साथ वो क्या करती है? भाग जाती है और भाग कर जाती है और कोर्ट मैरिज करती है। सिविल मैरिज करती है यानी कोर्ट मैरिज करती है। उसकी वासना अतृप्त रहती है, फिर भी उसकी वासना जो है वो अतृप्त रहती है और अवसर देखकर वो फिर नौकर के साथ भाग जाती है। एक बार तो लंपट बालकृष्ण के साथ भागती है, फिर जो है अवसर देख करके नौकर के साथ फिर भाग जाती है। उसके जीवन में यही क्रम चलता रहता है और बार बार वो इसी प्रकार की घटनाएं उसके जीवन में चलता रहता है। वो कुछ दिन उसके साथ रहती है, फिर अवसर देख करके किसी दूसरे के साथ भाग जाती है। अंततः वो घृणित रोग से पीड़ित हो जाती है। अब अंततः उसे एक रोग हो जाता है जो घृणित रोग है। उससे वो प्रभावित हो जाती है, पीड़ित हो जाती है। और जब पीड़ित हो जाती है तो उस रोग से उसको मुक्ति नहीं मिलती, और जब मुक्ति नहीं मिलती तो वह यमुना नदी में कूद करके आत्महत्या कर लेती है। ये स्टोरी इस उपन्यास में है, लीलावती व आदर्शवती। तो लीलावती की स्टोरी क्या है? लीलावती आदर्श स्त्री है, सती साध्वी है स्त्री है, और वो एक अच्छे व्यक्ति ललित किशोर से प्रेम करता है। और कलावती जो है वो चमक दमक वाली स्त्री है, तो नए ज़माने के चमक दमक को देख करके ज़्यादा प्रभावित होती है, तो एक लंपट बालकृष्ण के साथ वो प्रेम करती है, उसके साथ भाग भी जाती है। तो इस टाइप की स्टोरी इसमें लिखी गई है। तो शीर्षक ही बताता है, इसका शीर्षक ही बता रहा है कि लीलावती व आदर्श सती। लीलावती जो है वो, चाहे इस उपन्यास का नाम आप लीलावती रख दीजिए या इस उपन्यास का आप नाम आदर्श सती रख दीजिए, दोनों ठीक है। अगले उपन्यास की बात करें, अगला इनका उपन्यास है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी। यह उपन्यास 1901 ईस्वी में आता है। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, यह उपन्यास इनका आता है 1901 में। वेश्या जीवन पर आधारित ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ये पॉइंट नोट करेंगे। वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी। ठीक है, एक मिनट। वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास, वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का जो पहला उपन्यास है, उसकी शुरुआत किशोरीलाल गोस्वामी के स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी उपन्यास से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसकी स्टोरी क्या है वो देख लेते हैं। इस उपन्यास की स्टोरी है, इसकी नायिका कुसुम कुमारी है। इसकी नायिका कुसुम कुमारी है। बिहार के एक बड़े जमींदार कर्ण सिंह की बेटी
बिहार के एक बड़े जमींदार कर्ण सिंह की ये बेटी है। नायिका इसकी कुसुम कुमारी है, जो बिहार के एक बहुत बड़े जमींदार कर्ण सिंह हैं, और उन्हीं कर्ण सिंह की ये क्या है, पुत्री है। देवदासी प्रथा के अनुसार उसे देव मंदिर में अर्पित कर दिया जाता है। देवदासी प्रथा देव की दासी यानी सेविका बनाने के लिए एक प्रथा चलती थी, देवदासी प्रथा। उसी प्रथा के अनुसार जो कर्ण सिंह है वो अपनी पुत्री कुसुम कुमारी को देव मंदिर में अर्पित कर देते हैं कि ये यहाँ रह करके और मंदिर की सेवा करेगी, देवताओं की सेवा करेगी। उसे एक वेश्या खरीद लेती है, और उसे एक वेश्या जो है उस मंदिर से क्या करती है, खरीद लेती है, और संगीत नृत्य की शिक्षा दिलाकर उसे वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य करती है। उसे शिक्षा दीक्षा दिलाती है और शिक्षा दिला करके उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करती है। कुसुम कुमारी को वेश्या जीवन से आंतरिक घृणा है। कुसुम कुमारी को जो है वेश्या जीवन से बड़ी एकदम आंतरिक घृणा है, मतलब अंदर से घृणा आती है उसको, वो चीज़ वो नहीं करना चाहती है। और उसके बाद वो कहती है, कुसुम कुमारी कहती है इस उपन्यास में, किशोरीलाल गोस्वामी ने उसी स्त्री कुसुम कुमारी से कहलवाया है। वो कहती है कि संसार में यदि सचमुच किसी का जीवन मरने से करोड़ दर्जा बुरा होता है तो वह है वेश्या का जीवन। संसार में यदि सचमुच किसी का जीवन मरने से करोड़ दर्जा बुरा होता है तो वह है वेश्याओं का जीवन। आगे उनका उपन्यास देखते हैं, राजकुमारी। 1902 में एक उपन्यास है राजकुमारी, किशोरीलाल गोस्वामी का ये उपन्यास आता है, 1902 में आया है। उसके बाद चपला व नव्य समाज, ये सब उसी टाइप के उपन्यास हैं। पुनर्जन्म व सौतिया दाह 1907 में आता है, इसका डेट आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। माधवी माधव व मदन मोहिनी, नवा उपन्यास इनका आता है, माधवी माधव व मदन मोहिनी। लखनऊ की कब्र या शाही महल सारा उपन्यास आता है, लखनऊ की कब्र या शाही महल सारा। खूनी औरत के साथ खून, खूनी औरत के साथ खून, ये भी इनका उपन्यास है। अंगूठी का नगीना, याकूत तख्ता, सुख सरवरी, पन्नाबाई, ये सारे इनके उपन्यास हैं किशोरीलाल गोस्वामी के। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तो हमारे पास एक लेखक हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के कुछ उपन्यास देखते हैं हम लोग। इनका एक उपन्यास है घराओं घटना। भुवनेश्वर का ये उपन्यास है, ये प्रेमचंद से पहले के उपन्यासकार हैं, ठीक है, घराओं घटना। और एक भुवनेश्वर आप जो देखते हैं वो प्रेमचंद के बाद आते हैं, ठीक है, वो भुवनेश्वर दूसरे हैं, ये भुवनेश्वर दूसरे हैं। घराओं घटना, इसका कथानक झगड़ूलाल ग्रामीण अंचल के निवासी थे। इसका जो कथानायक है, इसका जो कथानायक है वह झगड़ूलाल है। इस कथा का जो नायक है वो कौन है, झगड़ूलाल। यह ग्रामीण अंचल का निवासी है। थोड़ी मोड़ी अंग्रेजी आती है और अंग्रेजी पढ़कर अदालत में अमलगिरी करने लगे थे। अब इनको थोड़ा बहुत अंग्रेजी आता है तो अदालत में जाकर के अमलागिरी करने लगते हैं। उपन्यास उनके घरेलू जीवन के यथार्थ चित्रों से सजीव हो उठा है। यथार्थ जो उपन्यास है वो यथार्थ चित्रों, उनके घरेलू जीवन का यथार्थ चित्रण करता है, और इसी वजह से जो है ये सजीव हो उठता है। आज के भी लोगों के ये स्टोरी हो सकती है, यानी आज भी समाज में उस टाइप की स्टोरी हो सकती है, होती है, इसीलिए जो है ये सजीव है। कह रहा है कि इसके विषय में ज्ञानचंद की टिप्पणी ध्यान देने योग्य है। इसके विषय में ज्ञानचंद ने एक टिप्पणी दी कि मैं इतना ही कह सकता हूँ कि
मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आंचलिकता का रंग लिए हुए 1890 ईस्वी के दशक में लिखा और एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के घरेलू जीवन का इतना सजीव यथार्थवादी चित्रण करने वाला कोई दूसरा उपन्यास मुझे प्रेमचंद के पूर्व के लिखे उपन्यासों में नजर नहीं आया। ये पॉइंट आप देख सकते हैं। ज्ञानचंद ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं इतना ही कह सकता हूँ कि, यहाँ पे थोड़ा सा ये की गलत है, की को सुधार लेंगे, हाँ, कि आंचलिकता का रंग लिए हुए 1890 ईस्वी के दशक में लिखा और एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के घरेलू जीवन का इतना सजीव और यथार्थवादी चित्रण करने वाला कोई दूसरा उपन्यास मुझे प्रेमचंद के पहले लिखा हुआ उपन्यासों में नजर नहीं आता है। यानी इतना यथार्थ जो चित्रण है वो प्रेमचंद युग से आरंभ यानी मिलना शुरू होता है, उनसे पहले नहीं। उनसे पहले इस उपन्यास में आप देख सकते हैं। अगले उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र किशोर, जैनेन्द्र कुमार नहीं, जैनेन्द्र किशोर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जैनेन्द्र किशोर। इनका एक उपन्यास है गुलेनार। प्रश्न बन सकता है कि घराओं घटना किसका उपन्यास है, गुलेनार किसका उपन्यास है। ठीक है, इसकी कथा भूमि बनारस है, इसकी कथा भूमि बनारस है। गुलेनार अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी में काम करने वाली कलकत्ते की एक वेश्या है। गुलेनार क्या है, एक थिएटर कंपनी है जो प्रोग्राम रंगमंच करती है। तो उस कंपनी में काम करने वाली एक वेश्या है। कथा नायक जो है, इस कथा का जो नायक है वो बनवारी लाल, बनारस के एक रईस का लड़का है। जो कथा का जो नायक है वो बनवारी लाल है और बनारस में एक रईस का लड़का है। और गुलेनार जो है एक कलकत्ता में एक कंपनी है, उसी कंपनी में वेश्या का काम करती है, रंगमंच करती है। और इधर जो है कथा का नायक, वो नायिका हो गई, ये नायक है। नायक जो है बनारस का एक रईस का लड़का है। कंपनी जो है एक बार बनारस में नाटक दिखाने आती है। वो जो अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी है वो एक बार बनारस में नाटक दिखाने आती है और बनवारी लाल गुलेनार के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ खो देता है। बनवारी लाल उसके चक्कर में पड़ता है गुलेनार के और सब कुछ अपना गंवा देता है। उसकी पतिव्रता पत्नी आत्महत्या कर लेती है और यह सब जान करके, यह सब देख करके उस बनवारी लाल की जो पत्नी है वो आत्महत्या कर लेती है। उपन्यास में तत्कालीन बनारस शहर और उसमें रहने वाले रईस के जीवन का बड़ा ही सजीव और यथार्थ चित्रण किया गया है। तो ये स्टोरी जैनेन्द्र किशोर के उपन्यास गुलेनार में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जन्म 1865 में हुआ है। एक मिनट, 1865 ईस्वी में इन्होंने लिखा। पहला उपन्यास इनका मिलता है ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला, 1899 ईस्वी में। ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। ये डेट क्या करना है, आपको याद रखना है। ठेठ हिंदी का ठाठ। इसे अनमेल विवाह के परिणाम स्वरूप दिखाया गया है। अनमेल विवाह के दुष्परिणाम को दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है कि जब अनमेल विवाह होता है, विवाह जो है मेल का नहीं होता है, तो उसका परिणाम
अच्छा नहीं होता है, दुष्परिणाम, उसका दुष्परिणाम दिखाया गया है। अगला उपन्यास इनका आता है 1907 ईस्वी में, अधखिला फूल। ये जो उपन्यास आता है अधखिला फूल, इसमें धर्म की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। इस उपन्यास में धर्म की महत्ता को दिखाया गया है और धार्मिक अंधविश्वासों का कुपरिणाम भी दिखाया गया है। और धार्मिक अंधविश्वास का एक बुरा परिणाम होता है, कुपरिणाम, उसको भी इसमें दिखाया गया है अधखिला फूल में। अगले जो हमारे लेखक मिलते हैं ब्रजनंदन सहाय। अगले लेखक हमारे हैं ब्रजनंदन सहाय। इनका एक उपन्यास सौंदर्य पाशक है, बहुत चर्चित है, 1912 ईस्वी में आया है। कब आया है? 1912 ईस्वी में। यह उत्तम पुरुष में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है, यानी इसमें लेखक भी शामिल है। इस उपन्यास में लेखक खुद शामिल है, यानी उत्तम पुरुष में लिखा गया पहला उपन्यास। लिखा गया पहला उपन्यास। उत्तम पुरुष के रूप में लिखा गया पहला उपन्यास, हिंदी का पहला उपन्यास। यहाँ हिंदी भी लिख देता हूँ, हिंदी का पहला उपन्यास सौंदर्य पाशक है। तथा कह रहे हैं तथा जैनेन्द्र और अज्ञेय के उपन्यासों का अग्रज भी है। तथा जैनेन्द्र के और अज्ञेय के उपन्यासों का ये क्या है? अग्रज भी है। इसकी स्टोरी क्या है? इसमें जो नायक है अपनी साली से प्रेम करता है। इसमें नायक जो है अपनी साली से प्रेम करता है, साली भी उसे चाहती है और साली भी उसे चाहती है। सौंदर्य पाशक के नायक की पत्नी इस तथ्य से अवगत होने पर दुखी रहने लगती है, और जब नायक के पत्नी को ये बात पता चलती है तो बहुत दुखित रहने लगती है और अंत में वह मर भी जाती है। साली भी यक्ष्मा रोग से पीड़ित हो जाती है और पीड़ित होकर वह भी क्या हो जाती है? स्वर्गासिनी हो जाती है, स्वर्गवासिनी यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इसके बाद बेचारा सौंदर्य पाशक विरह संतप्त, विरह का दुख भोगता है, विरह संतप्त हो करके दुखी जीवन व्यतीत करता है। दोनों के वियोग में जो है नायक सौंदर्य पाशक जो नायक है वो क्या करता है? दुखी जीवन व्यतीत करता है। तो ये जो उपन्यास है सौंदर्य उपासक ब्रजनंदन सहाय का, ये उत्तम श्रेणी में लिखा गया उपन्यास है, उत्तम पुरुष के रूप में लिखा गया उपन्यास है और उत्तम पुरुष में लिखा गया ये पहला उपन्यास है। अगला देखें इन्हीं का उपन्यास राधाकांत। एक उपन्यास इनका है राधाकांत। ये आत्मकथात्मक शैली में 2 खंडों में लिखा गया है। पहले तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है और 2 खंडों में। प्रथम खंड में राधाकांत ने और द्वितीय खंड में उसके मित्र हरेंद्र ने अपनी आत्मकथा कही है। अब देखिए जो पहला खंड है उसमें जो जिसकी आत्मकथा है वो राधाकांत की है, और दूसरा जो खंड है उसमें जो आत्मकथा है वो उसके मित्र हरेंद्र की आत्मकथा है। राधाकांत और हरेंद्र दोनों सहपाठी हैं। राधाकांत और हरेंद्र दोनों सहपाठी हैं। राधाकांत साधारण किसान का बालक है, एक सिंपल सा किसान का बालक है,
उसमें अनेक मानवीय दुर्बलताएं हैं। वह क्रमशः पतन की ओर बढ़ता है, वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता चला जाता है, किंतु अंततः उसमें सुधार होता है। लेकिन अंत में धीरे धीरे उसमें सुधार होता है और वह एक आदर्श मित्र सिद्ध होता है और फिर वो एक आदर्श मित्र के रूप में चित्रित होता है। तो यही जो है इस उपन्यास का कथानक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ उपन्यास आप देख सकते हैं इनके। अद्भुत प्रयासचित, राजेंद्र मालती, अरण्यबाला, तो ये इनके कुछ उपन्यास हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।